सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट। मैं पुलकित गुप्ता आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट सी सीरीज जो कि आपके एंड सेमेस्टर के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इस सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं एक सेमेस्टर के पूरे क्विक रिकेप के बारे में। तो हम इस सीरीज के अंदर इस रिकेप में क्या क्या कवर करने वाले हैं, पूरे सिलेबस को हम एक तरह से सिंप्लीफाई करके शॉर्ट लेक्चर्स के फॉर्म में कवर करेंगे, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग से। जी हाँ, हम सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का हमारा सिलेबस क्या है और इसके अंदर हमें क्या क्या यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो चलिए, पहली यूनिट होती है ओवरव्यू ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की, दूसरी है इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड टेक्निक्स, तीसरी है एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और चौथी यूनिट है जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग और लास्ट यूनिट है लेवलिंग। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहली यूनिट जो कि है ओवरव्यू ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम मेनली 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इन 4 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है रोल ऑफ सिविल इंजीनियर और चौथा है सब डोमेन्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। चलिए एक एक करके इनको स्टडी करते हैं और ऐसे याद कर लेते हैं कि फाइनल एग्जाम में बिल्कुल मन से सोचकर इनके बारे में लिख सके बिना रटे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिक क्वेश्चन यही आता है मन में कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। जब आप अपने असाइनमेंट्स में क्वेश्चन पेपर में देखते होंगे तो वहां एक क्वेश्चन आता है डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली बात यही पूछी जाती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या समझते हैं। तो एक हिंदी के शब्द में मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझाऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। ढांचे को हम इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कह सकते हैं इसको आप फ्रेमवर्क। एक बेसिक फ्रेमवर्क होती है किसी भी फील्ड की, उसको कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कि हम इसको पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो हम इसका आंसर करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से। चलिए कुछ लाइंस यहाँ पर में लिखी गई हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द फंडामेंटल एंड द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एंड सिस्टम नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी और एंटरप्राइज। देखो अब लाइंस बहुत सारी लिखी है, लेकिन अगर आप इसको मन से एक बार समझ लेंगे तो एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाएंगे बिना रटे उसको। ठीक है, तो आप क्या याद रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी फंडामेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या करती है, फैसिलिटेट करती है सिस्टम को नेसेसरी फंक्शनिंग के मुताबिक सोसाइटी को, इकोनॉमी को और एंटरप्राइज को। ठीक है, फिर अगली लाइन लिखी यहां पर में इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ रीजन और कंट्री। किसी कंट्री या रीजन की क्या करती है, बैकबोन को फॉर्म करती है। मैंने अभी बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा या फिर हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क की तो क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी फील्ड का। चलिए लास्ट लाइन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैन एनकम्पास ए वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, नेटवर्क, एनर्जी, फैसिलिटीज। ये आगे जाके हम इसके टाइप्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेसिकली आपको जब एक क्वेश्चन आता है 1 या 2 मार्क्स के लिए तो पूछ लेते हैं डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें आप बेसिक सी 2 लाइन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम। मैंने बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ टाइप्स होते हैं, तो आ गया अगला क्वेश्चन आपके पास कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स को देख लेते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मेनली 10 टाइप्स हम स्टडी करने वाले हैं। पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा होता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पांचवा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, छठा एजुकेशनल, सोशल, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट और डिजास्टर रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको ये 8-10 नाम लिख देना है। ठीक है, तो चलिए इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका रोल क्या होता है। सबसे पहले मैंने बात की ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्ट सुन के दिमाग में सबसे पहले क्या आई, गाड़ियां आई ना, बस, रोड, यही दिमाग में आया होगा। देखो पहली लाइन लिखी हुई है इंक्लूड रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स। मतलब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, रोड्स आते हैं, ब्रिजेस आते हैं, रेलवेज आते हैं, एयरपोर्ट्स आते हैं और पोर्ट्स आते हैं। अगली लाइन लिखी है फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन का काम यही होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रक्स जो होते हैं जो सामान को कैरी करते हैं, उसके बाहर लिखा होता है गुड्स एंड कैरियर। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट किसका, पीपल और गुड्स का। अगली एक लाइन जो कि बहुत काम की है, हर पॉइंट पे आप इसको चिपका सकते हो, लिखा हुआ है एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कंट्री की इकोनॉमी के लिए ऑब्वियसली क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो इस पॉइंट को जितने भी मैं 9-10 पॉइंट बता रहा हूँ सब में आप रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप वहां, एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, या फिर लिख सकते हैं आगे कनेक्टिविटी, जो भी जाए, लेकिन ये पॉइंट आप जरूर मेंशन करें। अगला लिखा हुआ है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एनर्जी से क्या समझ रहे हो आप, पावर प्लांट्स हो जाएंगे, ग्रिड्स हो जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हो जाएंगे। और वापस क्या लाइन चिपका दोगे, एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, कनेक्टिविटी आगे भले मत जाओ, इतना ही लिख देना कि एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, एंश्योर्स द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी बात करी थी यहाँ पे ग्रिड की, ग्रिड किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ लिख सकते हो एंश्योर्स द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैं सब में एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के चल रहा हूँ, अगर आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, मिनिमम 2 पॉइंट तो सब में लिखना है। अगला लिखा है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं मैं तो ये क्या इन्वॉल्व करेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को करेगा, डैम्स को करेगा इन्वॉल्व, और क्या करूंगा, पाइपलाइंस को इन्वॉल्व करेगा और रिजर्वायर्स को इन्वॉल्व करेगा। अब वो यहाँ भी वही लिख दोगे किसके काम आएगा, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कंट्री, या फिर ले सकते हो कि कंट्री की इकोनॉमी में। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्या होगा बेटा, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का। जैसे कि हमें सैटेलाइट से कम्युनिकेशन मिलता है, डेटा सेंटर से मिलता है, ठीक है, डेटा ट्रांसफर होता है वहां पे। एनकम्पासेस नेटवर्क्स, नेटवर्क को भी यहाँ पर में रोल अदा करता है कौन, कम्युनिकेशन। अगली लाइन लिखिए क्रूशियल फॉर ग्लोबल एंड लोकल कम्युनिकेशन। ग्लोबल और लोकल कम्युनिकेशन के लिए भी क्या है यहाँ पर में ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ भी मेन लाइन वो क्या चिपकाओगे, इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगली लाइन लिखिए हेल्थ केयर, फिर एजुकेशन। चलिए सबसे पहले हेल्थ केयर को देखते हैं। इसके अंदर क्या आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा, क्लिनिक आ जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज आ जाएगी सारी। और क्या लिख दोगे, प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड डिसीज प्रिवेंशन। देखो रटोगे तो कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से बेसिक पॉइंट्स लिखे, अगर समझ लोगे तो मन से लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है सिविल, रटना नहीं है। ठीक है, अगली लाइन लिखिए क्रिटिकल फॉर पब्लिक हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब इसके अंदर आप इस पॉइंट को अवॉइड करके क्या लिख दोगे, वही इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगली लाइन लिखिए एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या जाएगा, स्कूल्स आ जाएंगे, कॉलेजेस आ जाएंगे, यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। फिर वापस वही लिख देना कि कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए अगली लाइन देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये थोड़ी समझने वाली बात है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आ जाएंगे बेटा, कम्युनिटी सेंटर्स आ जाएंगे, पार्क्स आ जाएंगे और पब्लिक स्पेसेस आ जाएंगे। फिर इसमें लिखिए एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रेसिडेंट्स। मतलब रेसिडेंट जो कि वहां के रहवासी हैं उनकी लाइफ को क्या करेगा, वो चेंज करके रख देगा, उसको अच्छी बनाएगा। ठीक है, वो वापस वही लिख देना कि इट प्लेज ए मेजर रोल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, या फिर कह सकते हो इंडियन इकोनॉमी, ऐसे करके लिख देना। ठीक है, अगली लाइन देखो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, ऑब्वियसली फाइनेंशियल की बात हो रही है तो किससे रिलेटेड है, मनी, मनी रिलेटेड किससे, बैंक से और मार्केट से। तो क्या लिखोगे, कंप्राइजेस बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स और पेमेंट सिस्टम। ठीक है, अगली लाइन आप लिख देना इसमें क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब इसमें तो लिखना ही पड़ेगा, जो मैं आपको हर पॉइंट्स पे लिखने का बोल रहा हूं कि फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलिए अगला लिखा है क्या है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आ जाएंगी, उनके ऑफिसेज आ जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स आ जाएंगे। फिर यहाँ वही पॉइंट चिपका देना कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, बाकी पॉइंट्स भी आप पढ़ सकते हो, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही लिखे हैं सब में एक एक दो, जिससे कि आपको और अच्छे से वो समझ में आ जाए। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हम बात कर रहे हैं क्विक रिकैप की, तो हमें जल्दी जल्दी इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, डिसास्टर रेस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। डिसास्टर रेस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, डिसास्टर का मतलब क्या है, एक इमरजेंसी की कंडीशन। इमरजेंसी की कंडीशंस में क्या क्या आ जाता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूड्स इमरजेंसी सर्विसेज
शेल्टर एंड डिजास्टर रिकवरी फैसिलिटीज, मतलब उस डिजास्टर से उबरने के लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, डिजास्टर रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स करता है, ठीक है। एनेबल्स क्विक रेस्पॉन्स एंड रिकवरी ड्यूरिंग नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, तो जिस किसी भी प्रकार का डिजास्टर हो उसके दौरान ये हमारी मदद करता है, कौन, डिजास्टर रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो अब अगला जो क्वेश्चन आता है और अगला टॉपिक आता है वो आता है रोल ऑफ सिविल इंजीनियर, जो कि हम सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन जो बनकर आता है वो क्या हो सकता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिविल इंजीनियर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सिविल इंजीनियरिंग का रोल क्या है वो हम समझते हैं। चलिए तो कुछ यहाँ रोल्स लिखे हुए हैं, मैंने मेनली, आप इनको याद करें या समझ लें। पहला पॉइंट लिखा है डिजाइन एंड प्लानिंग। आपने किसी बिल्डिंग को देखा होगा, उसको डिजाइन और प्लान करने का काम किसका होता है, एक सिविल इंजीनियरिंग का होता है। फिर प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े जो चलते रहते हैं, कंस्ट्रक्शंस होते रहते हैं, उनमें क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, रिस्क असेसमेंट जो देखते हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट का, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी होती है जो आजकल आप देखते हैं नई नई बिल्डिंग्स में कहीं भी इनोवेशन होती है, उसमें रोल होता है सिविल इंजीनियरिंग का। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में भी सिविल इंजीनियरिंग का रोल होता है। फिर अगली लाइन लिखिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिहैबिलिटेशन में भी सिविल इंजीनियरिंग का एक रोल होता है, सिविल इंजीनियर का एक रोल होता है। अगली लाइन लिखिए कम्युनिटी एंगेजमेंट में भी सिविल इंजीनियरिंग का रोल होता है। कंपाइलेंस विद रेगुलेशन में भी सिविल इंजीनियर का रोल होता है। अब कैसे होता है वो हम समझते हैं, लेकिन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो आप क्या लिखोगे, इन पॉइंट्स को लिख दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजाइन और प्लानिंग मैंने बोला तो क्या लिखा है, देखो सिविल इंजीनियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आपको भी पता है कि हम जब घर बनवाते हैं तो किसे बुलाते हैं, कारीगर को नहीं, सिविल इंजीनियर को बुलाते हैं पहले। सिविल इंजीनियरिंग क्या करता है बेटा, एक प्रॉपर डिजाइन और प्लानिंग करके देता है हमें प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। अब आगे लिखा है दे कंसिडर फैक्टर सच एज सेफ्टी, फंक्शनलिटी एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है जो कि मकान तो कारीगर भी बना देता, तो सिविल इंजीनियर को बुलाने की जरूरत क्या है। देखो यहाँ उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग क्या करते हैं या सिविल इंजीनियर क्या करते हैं बेटा, दे कंसिडर फैक्टर्स सच एज सेफ्टी, फंक्शनैलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। तो यही फायदा होता है नॉलेज का। सिविल इंजीनियर क्या यूज करते हैं, अपना नॉलेज वहाँ यूज करते हैं, जिससे क्या मेंशन करते हैं वो कि वहाँ मकान बनाना सेफ है कि नहीं, या फिर कैसा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उस जगह पर आएगा, या कैसा मकान बनाएंगे तो उसकी फंक्शनैलिटी कैसी क्या रहेगी। तो पूरे पॉइंट्स को कौन ध्यान में रखते हुए मकान बनाते हैं, सिविल इंजीनियर्स, ठीक है। अगला लिखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट देखो तो लिखा हुआ है सिविल इंजीनियर ओवरसी द एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजिंग टाइमलाइंस एंड रिसोर्सेज। तो पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट का काम किसका होता है, पूरी रेख देख कौन करता है प्रोजेक्ट की, सिविल इंजीनियर, ठीक है। अगली लाइन लिखिए दे इंश्योर दैट प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड ऑन शेड्यूल एंड विद इन बजट। तो सिविल इंजीनियर को हायर करने का या उसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो इंश्योर करता है कि जो काम है वो टाइम पे हो जाए और किसी व्यक्ति के बजट के अंदर ही हो जाए। तीसरा पॉइंट लिखा है कंस्ट्रक्शन सुपरविजन। इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो लिखा हुआ है सिविल इंजीनियर सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑन साइट। आपने देखा होगा सिविल इंजीनियर साइट में जाते हैं चेकिंग करने के लिए, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो काम है वो सही से हो रहा है कि नहीं और पूरी प्रॉपर सेफ्टी और स्पेसिफिकेशंस के साथ हो रहा है कि नहीं। तो ये भी आप लिख सकते हो। मतलब जो आप देखते हो एक सिविल इंजीनियर आता है जब आपके घर में काम होता है या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, तो वो आपको बेसिक से पॉइंट्स यहाँ पर में लिखना है, क्योंकि एक काम किससे रिलेटेड है, सिविल इंजीनियर से, वो भी किसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के। अगली लाइन लिखिए द एड्रेस इश्यूज दैट मे अराइज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि वो सारे सेफ्टी मेजर्स लेते हैं कि, और ये भी बता देते हैं कि क्या क्या दिक्कत इस कंस्ट्रक्शन साइट में आ सकती है ड्यूरिंग द होल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अगला पॉइंट लिखा है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या लिखा है बेटा, सिविल इंजीनियर्स इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर टू एंश्योर दैट द कंस्ट्रक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर मीट एस्टैब्लिश्ड इन स्टैंडर्ड्स। मतलब वही जो मिली जुली बात है कि इसका काम जो है एक सिविल इंजीनियरिंग का या सिविल इंजीनियर का जो काम है वो क्या है, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेना, क्वालिटी कंट्रोल करना। सब में एक मिथका जुटता पॉइंट पकड़ लो और वही लिखना है आपको। क्या लिखना है कि सिविल इंजीनियर इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर टू एंश्योर दैट द कंस्ट्रक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर मीट एस्टैब्लिश्ड इन स्टैंडर्ड्स। मतलब
मकान सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसमें क्या इश्यू आ सकते हैं, वो सब देख देख का काम किसका है, सिविल इंजीनियर का होता है। ठीक है, अगला लिखा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में देखो, सिविल इंजीनियर कंसिडर्ड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन देयर डिजाइंस एमिंग टू मिनिमाइज द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो सारे जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं उनसे बचाते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं कौन, सिविल इंजीनियर। दे में इनकॉर्पोरेट ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस। तो ये क्या करते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को भी वहां पे यूज करते हैं उस कंस्ट्रक्शन साइट पे, जिससे कि वो क्या हो जाए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को कंसीडर कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिहेबिलिटेशन। वही इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस का काम किसका है, पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग का है। द एड्रेस वीआर एंड टीआर एंश्योरिंग लॉन्गेटिविटी एंड फंक्शनलिटी। तो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो किसकी, सिविल इंजीनियरिंग की। तो काम क्या करते हैं, पूरा मेंटेनेंस का करते हैं पूरे कंस्ट्रक्शन साइट या पूरे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस का। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन। मैंने अभी बताया था आपको कि सारी सेफ्टी मेजर्स और इश्यूज देखना किनका काम है, सिविल इंजीनियर का। तो लिखा है देखो यहाँ पर, सिविल इंजीनियर्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट एंड डेवलप स्टडीज टू मिटिगेट देम। मतलब उन प्रॉब्लम्स को हटाकर सॉल्व करने का काम किसका है, सिविल इंजीनियरिंग का है, अगर कोई प्रॉब्लम किसी प्रोजेक्ट पर आती है तो। आठवां पॉइंट लिखा है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का यूज करके वो कंस्ट्रक्शन मेथड की एफिशिएंसी को क्या करते हैं बेटा, एनहेंस कर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, काम आसान हो जाता है उनके लिए भी और जो मकान बनवा रहा है उसके लिए भी। तो चलिए अब अगले पॉइंट पे हम देखते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट के अंदर पहला पॉइंट लिखा है सिविल इंजीनियर्स एंगेज विद लोकल कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड कंसर्न्स। मतलब लोकल कम्युनिटीज की नीड और कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए ये क्या काम करते हैं, अपना काम करते हैं सिविल इंजीनियर्स। ठीक है, तो अब जो 10th पॉइंट लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। 10th पॉइंट पे लिखा हुआ है compliance with regulation. Civil engineers ensure that infrastructure project comply with local, state and national regulations. ठीक है, they navigate legal requirement and obtain necessary permits of the construction. मतलब किसी मकान को बनवाने का परमिट दिलवाने का काम भी एक सिविल इंजीनियरिंग के अंडर ही आता है। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इस चैप्टर का लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इस टॉपिक का नाम है सब डोमेन्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इससे जो क्वेश्चन बनकर आता है वो ये आता है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट सब डोमेन्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। चलिए तो हम देखते हैं सब डोमेन्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर पहला जो सब डोमेन आता है बेटा वो कौन सा है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है फोकसेस ऑन डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग, ब्रिजेस, टावर्स फॉर स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी। तो इसका मेन रोल क्या है, टावर्स, बिल्डिंग, इन ब्रिजेस को बनाने का और उनको एनालाइज करने का, जिससे कि उनकी क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और सेफ्टी बनी रहे। दूसरा पॉइंट लिखा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं बेटा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में लिखा हुआ है देखो, डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल एंड रॉक मैकेनिक्स assessing their properties to support the design and construction of the foundation। मतलब किसी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले ये क्या इंश्योर करते हैं कि वहां का जो रॉक या सॉइल है उसकी प्रॉपर स्टडी करते हैं, उसके बाद ही वहां पर में कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं, इन्वॉल्व्स प्लानिंग, designing and maintaining transportation system including roads, highways and transit system। तो सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि किसकी प्लानिंग और डिजाइनिंग और मेंटेनिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हो रही है, जैसे कि रोड्स और हाईवेज। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखा है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। अब ये किससे रिलेटेड है बेटा, वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। पांचवा पॉइंट देखो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये किससे रिलेटेड होगा, एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड होगा, मतलब उससे कैसे प्रोटेक्शन मिले, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे हो, सॉरी पॉल्यूशन था वो। पांचवा जो पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, ठीक है बेटा, जो पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का काम क्या है बेटा, जो एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनसे कैसे हम प्रोटेक्शन पाए। दूसरा पॉल्यूशन कंट्रोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिविल प्रोजेक्ट्स। अगला पॉइंट लिखा है कंस्ट्रक्चर
इंजीनियरिंग। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर हम देखें तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है फोकसेस ऑन मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होंगे उनके मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन का काम भी इस डोमेन के अंदर आता है। अगला देखो लिखा हुआ है अर्बन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अर्बन स्पेसेस, ठीक है, कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज लैंड यूज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट। मतलब बहुत बेसिक सी बात ये लिखी हुई है। अगला पॉइंट जो है कोस्टल इंजीनियरिंग। कोस्टल इंजीनियरिंग थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। डील विद द डिजाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर अलोंग कोस्ट लाइंस। कोस्टल लाइंस के अलोंग में जो आप डिजाइन और मैनेजमेंट के करते हैं स्ट्रक्चर की, उसको डील करने का काम कौन करेगा? कोस्टल इंजीनियरिंग करेंगी। इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरोजन एंड स्टॉर्म सर्ज, ठीक है। चलिए अब 9 पॉइंट है मटेरियल इंजीनियरिंग। इसके अंदर लिखा है स्टडीज द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन को स्टडी करने का काम किसका है? मटेरियल इंजीनियरिंग का, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि उसकी सुटेबिलिटी किस सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए है, ठीक है। अब फाइनल जो सब डोमेन है वो है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। इसके अंदर जो है स्पेशलाइज इन डिजाइनिंग स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड सीस्मिक फोर्सेस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। मतलब ये मेजर ये या एंश्योर ये करता है कि ड्यूरिंग अर्थक्वेक उसकी रिस्क को कम कर दे जिससे कि उसका डैमेज ना हो पाए, ठीक है। तो ये था हमारा सब डोमेन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब आज हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट यूनिट ऑफ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग फॉर द सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम वापस से लेकर आएंगे इसकी यूनिट 2। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का पूरा सिलेबस, जो कि होगा बहुत ही कम टाइम में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी हमने बहुत कम टाइम में रिवीजन कर लिया है, और ऐसे ही मैं पूरे फर्स्ट ईयर के सिलेबस का रिवीजन आपके लिए लेके आ रहा हूँ एसआरएस सीरीज के अंदर, मतलब सेमेस्टर रिकैप सीरीज के अंदर। तो बस आपसे यही कहूंगा कि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।